सभी को जय हिंद। प्यारे बच्चों, सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं काशी विश्वनाथ और अभी हम इकोनॉमिक्स के क्लास को चालू करने वाले हैं। जो पिछले क्लास थे हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिए थे आपको। और हाँ, सब कह रहा था कि हाँ, ये जो भाषा का जो चेंज किए हैं तो हम ही कुछ भाषा को सिर्फ हमने उत्पादन, जैसे नलायक, तो हाँ हम ही कहे हैं। नलायक क्या है? हम ही कहे हैं। उसके बाद मैं जब पढ़ता था ना, हम जब पढ़ते थे तो हम अपने टीचर को देखते थे कि बहुत ज्यादा लड़का को बहुत ज्यादा पीटा, एकदम जोरदार पीट देते हैं नहीं। और उस सिचुएशन है लड़की को खूब मारने, एकदम अच्छा ठीक है। मैं बैठ के देखते देखते एकदम अपना, हम है ना, हाँ। और इस सब को देखते हुए हम सोचे कि नहीं भाई, ए भास्को जी, इधर आके बैठ जा। रोशन बैठ जा, है जगह। अरे ए तू जा ना, जा बैठे ना। ठीक, हाँ। अच्छा, दोनों के बीच में अगर कोई बैठता है तो दोनों ऐसे तो हमने देखा कि लड़का के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रहा था। कोई लड़का भी होता है इस सिचुएशन में। हमने देखा कि बाप रे, लड़का का कोई इज्जते नहीं है। खास करके हम बता रहे हैं, खास करके काला जो लड़का था उसको तो एकदम वैल्यू नहीं था। काला लड़का एकदम वैल्यू, ये लड़का है, हटो जाओ। इस सिचुएशन में हमने देखा कि कोई अगर लड़का, इसीलिए हम लड़का को एक नए उपाधि के रूप में उभर कर लाए और उसको हमने कहा क्या? विष्णु। जिस दिन से हम आए तो लड़का के अंदर एक जुनून जाग गया कि नहीं, कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है। और वो सोच तो कर रहा है, नहीं जी, हम ही सोच रहे हैं। नहीं उसमें अब नहीं मैसेज गिरेगा, हम उसको रोक दिए हैं। तो आइए, तो ठीक है, आते हैं हम आगे की क्लास को करवाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ पूछ लेते हैं। पहले हमको ये बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? हम प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? हाँ, जो बहुत अच्छे, जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं उसको हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को कैसे कॉलरधारी कहा जाता है? लाल कॉलरधारी कहा जाता है। तो हाँ, यहाँ तक हम आपको लगते हैं कि बता दिए थे। बताओ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ से कि जो है गेहूं, क्या है? गेहूं। हम एक एग्जांपल लिए कि गेहूं जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का है कि द्वितीयक की तृतीयक है? तो आप कह रहे हैं कि सर ये प्राथमिक क्षेत्र का है। कैसे प्राथमिक क्षेत्र का है? गेहूं से ही, किससे? गेहूं से आटा बनाना, क्या बनाना? आटा बनाना, तो प्राथमिक द्वितीयक है। तो आपके सर द्वितीयक है। और इसी अटवा को आपको बता दे, यहीं से हम इसको बिस्कुट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बिस्कुट बना रहे हैं। और बिस्कुट बना के इसको हम सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सप्लाई, बेच रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में कैसा हो गया? तृतीयक हमने पहुंचाया। भूख लगा है आपको, सेवा किए। क्या किए? सेवा। तो कोई दिक्कत है? अब देवव्रत है, देवव्रत को बिस्कुट के नाम के, अब उसको मुंह में लार टपक गया है, समझ रहे ना। तो ये सब आगे चलते हैं। तो हाँ, तो देखिए यहाँ से आगे हम चलते हैं बच्चों, और यहाँ से हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के आधार पर हम 3 भागों में बांटे थे। पहला, हाँ नहीं सिर्फ
तीन भागों में बांटे थे। पहला प्राथमिक क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? हाँ नहीं, प्राथमिक क्षेत्र कैसा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता नहीं चल रहा है कि सब घी खिचड़ी हो चुका है क्या? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र, हाँ। और ये उत्पादन के आधार पर, किसके आधार पर? अच्छा ये नहीं क्या बोले थे, ओ सॉरी, उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर। तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा तृतीय क्षेत्र। और हम बताए थे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पर निर्भर, किस पर निर्भर? कृषि पर निर्भर। और इसमें जो द्वितीय क्षेत्र होता है, इसमें निर्माण या विनिर्माण या उद्योग धंधों से, तो इसमें विनिर्माण, विनिर्माण नहीं, और इसमें सेवा, इसमें क्या? सेवा। यहां तक हम आपको बता चुके थे पिछले क्लास में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम यहाँ से चले कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या वो सबसे ज्यादा, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में काम कर रही है? तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ बताइए, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में लगी हुई है? तो बहुत अच्छी बात, प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है किसकी? भारत की जनसंख्या जो अपना 3/4 मतलब 3/4, 4 भाग में से 3 भाग जो है हमारा किस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? यहाँ के तक तो हम पिछले क्लास में बता चुके थे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। मरकरमा बढ़िया से नहीं उग रहा है जी। हाँ बोलो, पूछो। हाँ। अनुसंधान, अच्छा चतुर्थ क्षेत्र में अनुसंधान बताए थे। हाँ ना, वो नहीं पूछेगा आपसे, वो हमसे पूछेगा। ये सब जो है ना, मंगल मूरत रूप राम सिंहासन। हाँ बोलो, कची यही तो कनेक्टेड है था। हाँ इस पर इसने लइकन साहिल ऐसा लइकन अगुआ काम करेगा। आज बड़ा खुशी के दिन है कि आज हमार एक चचेरी बहन की शादी ठीक हुआ था, तो उसी को पैसा उससे गिनाने के लिए गया। बताइए कितना तिलक एक गलत बात है जी, पैसा देने के लिए गए। 5 लाख रुपया गिराया गया है, समझ रहे हैं? तिलक तिलक जो है ना, हम तिलक प्रथा के तो विरोध नहीं हो सकते हैं। तिलक प्रथा के विरोध हम नहीं है, क्योंकि तिलक जो है कनिष्क के समय ही है ना, ये सब बहुत दूर से ही, प्राचीन से ही तिलक लिया जा रहा है। इसीलिए हम तिलक प्रथा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत पैसा दे रहे हैं, समझ है ना। तिलक प्रथा के हम विरोध हैं, तिलक प्रथा के विरोध है। आगे आएंगे, समझ गए? आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम बोले थोड़े नहीं, आगे चलेंगे। और देखिए यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बात, तो ये क्लियर ना, हम बोलेंगे यहाँ से थोड़ा सा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, आय के आधार पर सबसे पहले कि आय क्या है? आय क्या है? आय मतलब होता है पैसा, रुपया। कोई भी व्यक्ति शारीरिक हो या मानसिक, शारीरिक या मानसिक मेहनत करता है और उसके बदले में उसे जो कुछ पैसा मिलता है उसे ही हम आय कहते हैं, समझ गए ना? उसे हम क्या कहते हैं? आय। हमने बताया राष्ट्रीय आय, अभी पढ़ेंगे हम कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। लेकिन उससे पहले एक शब्द आ गया, हम तो पढ़े कि राष्ट्रीय आय क्या है, कौन सा है? राष्ट्रीय आय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, समझ गए? नेशनल इनकम। और देखिए राष्ट्रीय है तो ये देश की बात होगी, किसकी बात होगी? देश की बात होगी। और सबसे पहले कि आय आ गया सर, तो आय क्या है? तो अभी हम बताएं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो शारीरिक हो या मानसिक हो,
वो मेहनत करता है और उसके बदले जो उसे पैसा मिलता है उसे ही हम आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय। यही बात अपना ये है भारत। क्या है? भारत है ना। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कि जितने भी लोग हैं, अगर एक वित्तीय वर्ष में कितने वित्तीय वर्ष? एक वित्तीय वर्ष। सर ये वित्तीय वर्ष क्या है? भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो भारत का जो अपना वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, भारत का वित्तीय वर्ष, हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। कोई पूछेगा वित्तीय वर्ष क्या है? 1 साल को। कितने साल को? 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर से 1 अप्रैल से 31 मार्च आ जाएगा तो उसी को हम कहते हैं वित्तीय वर्ष कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या पूछता? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत का वित्तीय वर्ष कितना है, तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम यहाँ आ रहे हैं राष्ट्रीय आय पर। किस पर? राष्ट्रीय आय पर। कहता है कि हाँ 31 मार्च से 1 अप्रैल तक में, हाँ नहीं 31 मार्च से 1 अप्रैल नहीं। देखिए भारत के 1 अप्रैल से कहाँ तक? 31 मार्च को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहते हैं कि किसी सीमा के अंदर, भारत के सीमा के, बोलो, 1 अप्रैल से कहाँ तक? 31 मार्च तक, अगला साल तक। तुमको क्या लगता है अप्रैल मार्च के महीना हो जाएगा वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई भारत का क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? मतलब भारत के सीमा के अंदर, किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में मौद्रिक, एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन किया जाता है और उसको बेचा जाता है और उससे जो प्राप्त आय होता है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे भारत किसी भी सीमा क्षेत्र के एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तुओं क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, वस्तु का उत्पादन, और उसको बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और इसके दोनों को जोड़ करके इसके मौद्रिक मूल्य को ही, कैसे को? मौद्रिक मूल्य को ही हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। मौद्रिक मूल्य मतलब दोनों को पैसा, दोनों को कितना पैसा मिला। हाँ, फिर से देखो, फिर से एक बार डिफिनेशन से देख लीजिए। एक वित्तीय वर्ष से उत्पादित होने वाली वस्तु, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तु, और बेचा तो क्या किया? सेवा किया। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं के दोनों के मौद्रिक मूल्य जो हुआ, दोनों को जोड़ करके जो मौद्रिक मूल्य हुआ उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहे। भारत किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तु का उत्पादन हुआ और इसे बेचा गया, इसे क्या किया? बेचा। वस्तु का उत्पादन और बेचा मतलब सेवा। क्या? सेवा। मतलब एक वित्तीय वर्ष में वस्तु का उत्पादन, उसको बेचे और जिससे इतने से हमको जो पैसा मिला, मौद्रिक मूल्य मतलब क्या? पैसा, और इसे ही हम राष्ट्रीय क्या कहे? आय कहे, राष्ट्रीय आय कहे। कोई दिक्कत है राष्ट्रीय आय में? और राष्ट्रीय आय कहे। अब देखिए राष्ट्रीय आय को हम 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए राष्ट्रीय आय को, अच्छा भारत के वित्तीय वर्ष कितना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा कि राष्ट्रीय आय को कितने भागों में हम बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। देखिए कौन कौन है। एक हमारा होता है, यही राष्ट्रीय आय को एक बांटते हैं जीडीपी में। किसमें? जीडीपी में। और एक बांटते हैं हम, एक बांटा है जीएनपी में। किसमें? जीएनपी में। और एक हम बांटे हैं एनएनपी में। इसको देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। हमको इंग्लिश थोड़ा सा हैवी है, आपको पता है। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। और इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और इसको हम हिंदी में कहते हैं सकल
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसको हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सा राष्ट्रीय उत्पाद? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए यहां से हम 3 भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। पहला हम राष्ट्रीय आय को बांटे जीडीपी में। किसमें? जीडीपी में। यहां से क्वेश्चन पूछता है, एकदम ध्यान से रहिएगा, है ना। राष्ट्रीय आय को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। पहला हम जीडीपी, दूसरा जीएनपी और तीसरा एनएनपी। मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। समझिए सकल घरेलू उत्पाद कैसे कहें, एक लाइन में समझना है कि सकल घरेलू कह रहा है। तो भारत के अंदर एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में जितने उत्पादन हो रहे हैं, एक वित्तीय वर्ष में जितने उत्पादन हो रहे, सीमा के सिर्फ अंदर, बाहर की बात नहीं, सीमा के सिर्फ अंदर जितने उत्पादन हो रहे हैं एक वित्तीय वर्ष में, उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। आइए जीएनपी कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये कहता है कि भारत के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के, उसके बाद तो यहाँ तो बात है कि भारत के अंदर हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए भारत में कहीं दूसरे ठगस से भी लोग आके काम कर रहे हैं। भारत के दूसरे ठगस से लोग आके काम कर रहे हैं और भारत के भी लोग दूसरे ठगस जाके काम कर रहे हैं। तो भारत वाले दूसरे ठगस से जो आएगा उसको हम जोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और मेरे यहाँ जो काम कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। उस सिचुएशन को हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और ये है एनएनपी। कौन है? एनएनपी। इसमें एनएनपी क्या है? तो एनएनपी मतलब है कि यही जीएनपी में से, किसमें से? जीएनपी में से, जो एनएनपी मतलब जीएनपी में से टूट फूट घिसावट को हम जब घटा देते हैं तो उसको हम कहते हैं एनएनपी। सर समझ में नहीं आया? आइए एक एग्जांपल से हम समझेंगे। कैसे? एक एग्जांपल से देखिए। एक मान के चलिए यहाँ एक घर है। ये क्या है? घर है ये। यहाँ घर में 3 गो 4 गो फैमिली है, 3-4 गो क्या है? फैमिली है। एक यहाँ बात किया जाए, ये वर्ग नहीं घर है, बढ़िया से बना दे क्या? लो थोड़ा सा घर बन चुका है नहीं। और यहाँ आपको बात, हमारे ही छात्र सब है, ये यहाँ है देवव्रत है। कौन है? देवव्रत है। मेरे घर के कुछ आदमी सब है, देवव्रत है। उसके बाद यहाँ सौरभ भी है। कौन है? सौरभ है। ये सब मेरे घर के आदमी है। उसके बाद मृत्युंजय है। कौन है? मृत्युंजय है। और उसके बाद साहिल को भी ले ही लेते हैं, साहिल है। और ये सब जो है, ये देखो साहिल झोपड़िया में रहता है, ठीक ना। कौन? साहिल है। समझ गए? तो ये 4 ठो मेरे घर के सदस्य है, 4 ठो मेरे घर के सदस्य है। और एक जो है मेरे घर में नौकर भी काम कर रहे हैं। इतना मानी आदमी है तो नौकर भी काम कर रहे हैं, है ना। नौकर की बात किया जाए तो उसका नाम है सोनू। क्या नाम है? सोनू जो है एक मेरे घर में नौकर काम कर रहे हैं। सोनू क्या है? एक नौकर काम कर रहे हैं मेरे घर में। यहाँ देखिए, है ना, सबको कुछ वेतन है जो हमारा, ये देखो। लेकिन आपको अफसोस जानकर है कि इसमें से देवव्रत है और सौरभ है, ये यहाँ नहीं कमाता है, घर में अपने नहीं कमा रहे हैं, ये बाहर ऑफिस में कमा रहे हैं। कहाँ? ऑफिस में। मतलब सौरभ जो है और कौन? देवव्रत। सौरभ और देवव्रत बाहर कमा रहे हैं। कहाँ कमा रहे हैं? बाहर कमा रहे हैं। हाँ, बाहर कमा रहे हैं। और इनका जो वेतन है वो चलिए 2000 रुपया कमाते हैं। कितना? 2000 रुपया सौरभ कमाते हैं। और ये देवव्रत जो है, देवव्रत थोड़ा नालायक आदमी है, इसको 1000 कर देते हैं। कितना? 1000 रुपया कौन कमाता है? देवव्रत कमा रहा है। बड़ा बढ़िया से समझने में बड़ा मजा आएगा। 1000 रुपया। ये देखिए यहाँ जो है, तो यहाँ तो 2 आदमी तो उधर कमा रहा है। कौन कौन कमा रहे हैं? तो देवव्रत और सौरभ का। साहिल का जो वेतन है, घर ही है, मुर्गी पालन करता है। और ये जो है महीना का 3000 रुपया कमाता है। कितना रुपया? 3000 रुपया कमा रहा है। और देखिए यहाँ कि जो मृत्युंजय है, ये भी एक दिन क्लास आता है, सवेरे नहीं आता है। और इसको कर देते हैं कि थोड़ा सा ही कमाए के चक्कर में 4000 कमा रहा है। कितना कमा रहा है? हाँ, 4000 कमा रहा। अब देखिए, अब यहाँ से अब देखिए, यहाँ से बातों को समझिए यहाँ से, ठीक ना।
यहां से समझिए, देखिए हम आ रहे हैं किस पर, जीडीपी पर। किस पर, जीडीपी पर। जीडीपी की बात किया जाए तो इस घर के अंदर, इस घर के अंदर घरेलू, इस घरेलू ना कहा, तो इस घर के अंदर, और सॉरी ये जो सोनू जो नौकर है इसका भी काम करा तो कुछ पैसा दीजिएगा ना, कुछ पैसा तो देना है। तो सोनू को हम, चलिए हम इसको पेमेंट है 2000 रुपया, इसको पेमेंट कर देते हैं। कितना, 2000 रुपया क्या है, पेमेंट है। और देखिए जरा सा यहाँ घरेलू की बात किया जाए, किसकी, घरेलू की बात किया जाए, यह इस घर के अंदर, इस घर के अंदर क्योंकि घरेलू है, इस घर में जितने खर्च हो रहे हैं, इस घर में जितने खर्च हो रहे हैं, जितने इनकम उनकम हो रहे हैं, वो सब है क्या, जीडीपी। जैसे देखिए कितना है, तो इस घर में जो साहिल है मुर्गी पालन से 3000 रुपया कमा रहा है। कितने रुपया, 3000 रुपया कमा रहा है। इधर देखिए कि जो मृत्युंजय ये भी 4000 कमा रहा है। तो कितना, 4 और 3 7000, 7000 रुपया। तो ये जो, हाँ, और ये जो देखो ये भी सोनू जो है ये भी यही घर में है, यही से भी कमा रहा है, अंदर है घर के, और ये भी कितना कमा रहा है, 2000 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब कि टोटल के टोटल जब जुटेगा तो टोटल कितने हो गया, 9000। तो ये हमारा हो गया जीडीपी। क्या हो गया, जीडीपी। सेम वही बात, सेम हूबहू वही बात, ये अपना भारत है। क्या है, भारत है। और भारत के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं एक सीमा के अंदर हो रहा है उसे हम सकल घरेलू क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो ये अंदर हुआ जितना। सवाल आती है सर कि जीएनपी क्या है, जीएनपी क्या है। तो देखिए जीएनपी क्या है, जब यहां से हम देख रहे हैं कि जीएनपी, जीएनपी मतलब ये होगा कि अपने घर का जितना जो वेतन है, अपने घर का सीमा के अंदर जितने भी, कितना आ गया, 9000 रुपया। 9000 रुपया में से इधर से भी हमारा कुछ विदेश से भी, दूसरे ठगर से भी, इधर सौरभ और देवव्रत भी 3000 रुपया भेज रहा है। तो 9000 कितने हजार, 9000 आप 3000 कितने हजार हो गए, 12000। लेकिन बहुत दिक्कत है, राष्ट्रीय आय निकाल रहा है, लेकिन 2000 हम सोनू को भी दे रहे हैं। 2000 किसको दे रहे हैं, सोनू, क्योंकि मेरे घर से काम करके जा रहा है। तो इसको हम जोड़ लेंगे और इसको हम घटा देंगे, तो उस स्थिति में हमको जीएनपी निकलेगा। क्या निकलेगा, जीएनपी। कोई दिक्कत है, जीएनपी। अब देखिए एनएनपी क्या है, तो एनएनपी ये होता है, हाँ कि नहीं कि इतने काम करने में, इतने काम करने में कुछ हमारा सामान का नुकसान भी हुआ होगा। सोनू जो है कुछ तोड़ दिया होगा, किचन में काम कर रहा होगा, उलट उलट दिया होगा, बर्तन उर्तन तोड़ दिया होगा, और इस सिचुएशन में घिसावट, क्या, घिसावट। तो घिसावट को जो खर्च कर लेते हैं उसको हम कहते हैं, जो घिसावट घटा दिए हम, जो टूट फूट हमारा हो गया, उसको हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब एनएनपी। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, ऐसे कि एक यहाँ है, एक हम बता दें कि एक है हमारा बस है। क्या है, बस है, गाड़ी है ना, क्या है, गाड़ी है, हाँ ये गाड़ी है, चक्का बना रहे हैं अभी। ठीक है ना, ये बस है, क्या है, बस है, और इसमें बहुत सारे सीट उठ है, खिड़की उड़की सब है लाइक हो, ठीक ना। और देखिए कितना अच्छा हम डिजाइन बनाए बस का, नहीं जी। और ये जो हमारा ड्राइवर है वो देवव्रत ही है, कौन है, देवव्रत। और देखिए कि जो देवव्रत है, कौन, देवव्रत। अब बताइए कि यहाँ मालिक जो है ना, मालिक निशांत मालिक है, कौन है, इस बस के मालिक कौन है, निशांत। बहुत बढ़िया समझिए इस परिभाषा को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निशांत क्या है, मालिक है, और इसमें ड्राइवर हो गया कौन, देवव्रत जो है ड्राइवर है। आइए थोड़ा सा खलासी भी रख लेते, मृत्युंजय खलासी है। क्योंकि हम देख रहे थे, एक दिन हम देख रहे थे कि साइकिल देवव्रत चला रहा था, मृत्युंजय पीछे बैठे, इसका मतलब ए हटे हटे खलासी। समझ गए। तो ये देखिए कि जो देवव्रत है ड्राइवर है, और ये क्या है, मृत्युंजय खलासी है, और मालिक कौन है, निशांत मालिक है। और जरा देखिए कि इसका जो वेतन जो है, वेतन जो ड्राइवर का कुछ वेतन देता होगा, निशांत, अब तो निशांत बताएगा,
कुछ खलासी का मृत्युंजय का कुछ वेतन होगा, और जो बाकी बचेगा वो तो निशांत को हो जाएगा, निशांत। लेकिन क्या जब ये गड़िया चल रही है तो क्या इसमें कुछ टायर उर घिस रहा है, पेट्रोल लग रहा है, टायर उड़ घिस रहा है, सब टूट फूट कुछ थोड़ा जरूरत पर कहीं गियर फंस जा रहा था, कहीं ये हो जा रहा है, गाड़ी बिगड़ गया तो घिसावट है, तो वही जब घिसावट को हम घटा देंगे तब एनएनपी होता है। समझ गए ना? हाँ, तो ये सब एनएनपी है। क्या है? एनएनपी। तो हमको लगता है कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में दिक्कत है। जीडीपी मतलब सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितने उत्पादन वस्तु को मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी। जीएनपी क्या है? तो जीएनपी निकालने के लिए आपको, किसको निकालने के लिए? जीएनपी निकालने के लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि जीएनपी में से जीएनपी बराबर होता है कि जीडीपी, क्या? जीडीपी, और जीडीपी में से प्लस जो भारतीय, जो विदेश में अपने लोग गए हुए हैं, विदेश में अपने लोग कमा रहे हैं, उसका आय को जोड़ देंगे, उसके आय को जोड़ देंगे और घटा देंगे जो मेरे के यहाँ काम कर रहे हैं, विदेशी लोग जो मेरे के यहाँ काम कर रहे हैं उसको आय के क्या हम कर देंगे? घटा दें। ये भारतीय के आय है और एक किसका आय है? विदेशी के आय है। तो इस स्थिति में हमारा निकल जाता है क्या? जीडीपी। समझ गए? अपने वाले आय जो वहां से कमा के ला रहे थे उसको जोड़ दिए और यहाँ वाले को हम घटा दिए, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या निकल गया? जीडीपी। और देखिए एनएनपी क्या है? हाँ, कहाँ? जीएनपी निकला है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस, जो जीडीपी प्लस आय, मतलब जो विदेश से भारतीय कमा के भेजे तो उसके लिए आय, प्लस जो हमारे देश से कमा करके ले गया, पैसा ले गया, तब न निकला जीएनपी। तो जीएनपी बराबर फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस भारतीय द्वारा अर्जित आय और विदेशी द्वारा यहाँ से ले गया आय। बोलो। हाँ, बस उसके। और ये जो आय में ये तुम्हारे जैसे यहाँ जो अपने घर में कमाए, इसमें हमने कमाया तो ये जीडीपी हो गया एक वित्तीय वर्ष में, और प्लस भारतीय आय, तो बाहर में कौन कमा रहा है? सौरभ और देवराज, तो इसके आय जुड़ जाएगा, इधर सोनुआ के घट जाएगा, सोनुआ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ गए? अब देखिए, हाँ, एनएनपी, कौन? एनएनपी। एनएनपी क्या हो गया? एनएनपी क्या हो जाएगा? तो देखो यही जीएनपी में से, किसको? एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा? तो जीएनपी में से घिसावट को घटा देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाता है? एनएनपी आ जाता है। समझ गए? कभी कभी ये फार्मूला पूछ लेता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। एनएनपी बराबर क्या होता है? तो जीएनपी माइनस घिसावट। नहीं, जीएनपी बराबर क्या होता है? तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस भारतीय द्वारा अर्जित आय और माइनस विदेशों द्वारा अर्जित आय। और जीडीपी क्या होता है? तो भारत में एक वित्तीय वर्ष जितना उत्पादन हो रहा है एक सीमा के अंदर, उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ये समझ गए ना? कोई दिक्कत है? ठीक ना? आगे चलते हैं। समझ गए? आगे चले थोड़ा सा, चलिए। ठीक बता ही दिए हैं। बोलो बोलो। बोलो। हाँ जी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट। आज ये भी आपका लेसन खत्म हो जाएगा, आज लेसन ये आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ से कुछ हम, अब यहाँ से हम बेसिक बातों को थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक ना? कि जब एग्जामिनर थोड़ा सा हैवी बातों को पूछ दे तो बच्चे क्या करेंगे। ऐसे यहाँ तक से आपका जो चैप्टर है यहीं से समाप्त हो जाता है, समझ गए? लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और हैवी, थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल तक भी हम आपको बता दें, ठीक है ना? तो देखिए जीडीपी, किसको? जीडीपी। यही जीडीपी मतलब क्या? सकल घरेलू उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद। देखिए यहाँ पूछता है कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है इसकी हम कब गणना करते हैं, इसको हम कहां से मूल्य को निर्धारण करते हैं। देखिए क्या गेहूं से इसका मूल्य को हम निर्धारण करेंगे, क्या इससे बना आटा से इसका मूल्य के निर्धारण करते हैं, या इससे बना बिस्कुट के मूल्य को हम निर्धारण करते हैं। तो यहाँ से कहां से हम रेट को उठाएंगे, या हम तीनों के रेट को उठा लेंगे। यहाँ से सवाल पूछते हैं कभी कभी, समझ गए क्या सवाल पूछता है कि क्या हम गेहूं से उत्पादन करें, गेहूं से मूल्य को उठाए अंतिम, या आटा के लिए करें, या बिस्कुट के लिए करें। किसके लिए, बिस्कुट आटा है ना, या बिस्कुट के लिए करें। तो देखिए जीडीपी की जो गणना होती है, नहीं, जीडीपी की जो गणना होती है वो अंतिम वस्तु पर किया जाता है। कैसी वस्तु पर, अंतिम वस्तु पर। यहां से पूछेगा कि जीडीपी की गणना कब की जाती है, तो जीडीपी की जो गणना है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य पर ही निर्धारण किए जाते हैं, और इसी पर किया जाता है अंतिम वस्तुएं पर, ना कि शुरू वाले वस्तुएं पर। समझ गए। जैसे कपास होगा, क्या होगा, कपास, और कपास से ही बनता है क्या, हमारा कपड़ा बनता है, और कपड़ा को हमारा दर्जी जो क्या कर देता है, सी देता है। तो हम वहां पर अंतिम वस्तुओं को जोड़ेंगे। कहाँ, अंतिम वस्तु होती है, हमारा क्या होता है, जीडीपी का निर्धारण। समझ गए, मतलब अंतिम वस्तु और सेवा के लिए मूल्य को निर्धारण को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जीडीपी में किसके मूल्य को निर्धारण के शामिल किया जाता है, तो पूछेगा। तो जीडीपी में अंतिम वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण को शामिल किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मूल्य की एक बात आई, किसकी बात आई, मूल्य की। तो बच्चों देखो, मूल्य भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मूल्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के मूल्य होते हैं मार्केट में। कितने प्रकार, दो प्रकार के, सब बेसिक बात है, ठीक ना। मूल्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक जो होता है हमारा, एक जो होता है हमारा लागत मूल्य होता है। कौन सा मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य। और एक जो हमारा मूल्य होता है वो होता है बाजार मूल्य। कौन सा मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। लागत मूल्य को हम इंग्लिश से कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। कैसे, फैक्टर कॉस्ट। और बाजार मूल्य को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, एमपी, है ना। मुखिया पति नहीं, है ना, मुखिया पति नहीं, एमपी, है ना। आज गोरे की क्लास की थे मुखिया पति के बारे में, ठीक ना, है ना। अब 10वां क्लास आप एक रोज छोड़िएगा, 10वां क्लास एक रोज छोड़िएगा, तो समझिए कि आप भगवान से भेंट करना भूल रहे हैं। समझ गए ना। हाँ, पार्वती तो सुन रही है बात को। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। तो खर पार्वती के कहते मम्मी चलाती, हाँ छोटी दे दीजिए ना। तो कहने छोटी गौरी है, कौन है वो, डॉली। तो वो कभी छोटी दे दीजिए, 2 घंटा जाके पीट दे, लेकिन छोड़ दिए नहीं। अब देखिए, जो जीडीपी का निर्धारण यहाँ किया जाता है, किसका, जीडीपी का जो निर्धारण करते हैं, तो यहीं से सवाल पूछता है कि जीडीपी मूल्य तो दो प्रकार के हैं। एक होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, और एक जीडीपी मार्क प्राइस। तो जीडीपी का यहाँ से निर्धारण किसको करते हैं हम, तो यहाँ से हम जीडीपी को निर्धारण मार्क प्राइस पर किया जाता है। किस प्राइस पर, मार्क प्राइस पर किया जाता है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर। और यहाँ से हम थोड़ा सा चलेंगे, एक संगठित क्षेत्र बताए थे हम एक, और एक असंगठित क्षेत्र बताए थे कि नहीं बताए हैं, सुनो बताए। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संगठन के आधार पर दो प्रकार के हैं। एक है संगठित क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। और यही लास्ट आपका टॉपिक है, संगठित क्षेत्र। और एक होता है क्या, असंगठित क्षेत्र। पढ़ा देते हैं, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। आइए संगठित क्षेत्र की बात करें तो क्या होता है, संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, संगठित क्षेत्र की बात करें, तो इसमें जो है निश्चित समय में काम करना होता है। इसमें कोई संगठित क्षेत्र में इसमें निश्चित समय दिया जाता है। इसमें सरकारी नौकरी वाले कि आपको 9 बजे आना है, 5 बजे छुट्टी हो जाएगा, इतने समय में आपको काम करना है। और इस सिचुएशन को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। हाँ, और इसको हम सरकारी भी सेक्टर कहते हैं। समझ गए। असंगठित क्षेत्र है, इसमें कोई समय उमय निश्चित नहीं होता है। इसको कभी भी आपको काम धर के निकाल सकेगा, है ना, कभी भी आपको काम धर के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। हाँ, हाथ धर के चलिए जाइए। आपको अगर आप उसको पसंद नहीं है,
पसंद नहीं है तो आपको निकाल देगा, चलिए जाइए, आपको कोई काम नहीं है। असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों पर काफी शोषण किया जाता है। असंगठित क्षेत्र मजदूरों पर काफी शोषण किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें काम लिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा काम। लेकिन संगठित क्षेत्र में वैसी व्यवस्था नहीं है। है वैसी व्यवस्था, इसमें ड्यूटी फिक्स है। क्या है? फिक्स है। लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। इसमें मजदूरों को काफी क्या किया जाएगा? शोषण किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई शोषण उतना जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा काम करवाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा काम हो। कैसे हो? ज्यादा से ज्यादा काम हो। और देखिए, यही संगठित क्षेत्र को कैसे, संगठित क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों ने? दो भागों ने। किसको? संगठित क्षेत्र को। हाँ हाँ सॉरी, असंगठित को। किसको? लिख रहे हैं यही, लेकिन असंगठित क्षेत्र कितने भागों ने बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। पहला हम यहाँ बांटे हैं इसको ग्रामीण क्षेत्रों में। कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना? वाह, ग्रामीण हवा में तीर मारता है। हाँ बताए थे। ओ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में। और एक जो होता है कैसे क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में। एक ऐसा क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र, कि ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कैसे होते हैं और शहरी क्षेत्रों में असंगठित कैसे होते हैं। आपको पता है कि जितने भी सीमांत किसान हैं उसके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो किसान हैं, वो सब सीमांत किसान की बात किया जाए, कौन सा? सीमांत किसान। और इसके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सब कैसे है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हैं। आपको पता है कि जैसे ही धीरे धीरे जो बूढ़े हो जाते हैं उनको इस असंगठित वाले काम में नहीं रखा जाता है कि अब जा बूढ़ा चल जा, आप कोई आपको काम नहीं। आप ही मजदूर लाने के लिए जाइएगा तो क्या आप बूढ़े को लाइएगा? नहीं, कि हट बरियार रहे, काम जल्दी जल्दी करे। इसीलिए सबसे पावर क्या होता है? शिक्षा। हम एक बार और ही बातों को बताए थे कि अगर आपको एक ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, नहीं जी, और ऑपरेशन करवाना है आपको, जैसे मान के चलो कि देवव्रत का ऑपरेशन है, किसकी है ना? देवव्रत को ऑपरेशन करवाना है, नहीं जी, तो अब देवव्रत तुम बताओ कि तुम जो है कि 50 साल के एक डॉक्टर है, 50 साल के क्या है? डॉक्टर है। और एक जो डॉक्टर है वो नया नया 20 साल के हैं। किसके है? 20 साल के। बताओ देवव्रत तुम किससे करवाओगे? है ना? तो एकदम ऑटोमेटिक है कि 50 साल वाले से करवाएगा, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है। लेकिन यही सवाल अगर निशान को अपना काम करवाना है, इसको दुकान है समियाना टेंट से रहना, और बताइए कि एक तुमको मजदूर हंसो नहीं, एक जो यही बात कि टेंट करना है, उसको सेटिंग करना है, तो एक 20 साल के नौजवान आदमी है और एक 50 साल के बूढ़े आदमी है ना? तुम किससे करवाओगे? 20 की 50 वाले से? तो ऑटोमेटिक है किससे? तो बुढ़वा के ले जाएंगे, गिर जाएगा, ऊपर से आओ दिक्कतें हो जाएगा। समझ गए ना? किसको ले जाएंगे हम? 20 साल वाले को। एकदम तगड़ा काम करेगा। कैसे काम करेगा? तगड़ा। समझ गए? तो यही होता है शिक्षा में क्या? पावर। आप इस बातों को समझिए, हंसिए ना, तो क्लियर बात ना? तो ये देखिए सीमांत किसान, कौन से? सीमांत किसान। इसमें जो काम करते तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ये शहरी क्षेत्र में कैसे है जी? कैसे क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्र की बात किया जाए, किस क्षेत्रों के? शहरी क्षेत्र के। तो इसमें जो मजदूर होते हैं जो एकदम पर आज काम किया आज तुरंत पैसा, जिसको हम दिहाड़ी मजदूर के नाम से जानते हैं। दिहाड़ी मजदूर। ये दिहाड़ी मजदूर क्या है सर? मजदूर, दिहाड़ी मजदूर। ये दिहाड़ी मजदूर क्या है सर? दिहाड़ी मजदूर ये होता है कि दिन भर काम किया और सांझ के समय आपके घर बैठ गया, मालिक पैसा। मालिक क्या? पैसा, है ना? क्यों जी? क्यों पैसा? क्योंकि इसकी आय उतनी अच्छी नहीं है। ये आपके पास कमाएगा, तुरंत पैसा नहीं ले जाएगा, तो इसके बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसलिए इसको रोज पेमेंट चाहिए। रोज क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए, है ना? इसको हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। सबसे दयनीय स्थिति इसी सब की होती है। एक दिन कमाएगा, आएगा, उसी पैसा से वो चावल उवल खरीदेगा, उसके घर में बनेगा। हाँ एक दिन में अगर 500 कमाना है तो करिए तो सर जो ठेकेदार रहता है उसका लेबर वगैरह रहता है, हाँ वही दिहाड़ी मजदूर है। क्या है? वही दिहाड़ी मजदूर है जो एक दिन कमाया और अपने पैसे को लिया, तुरंत पैसा लिया। उसको कौन सा मजदूर? दिहाड़ी मजदूर। दिन भर काम किया और शाम को क्या लिया? पेमेंट लिया। तो उसको हम दिहाड़ी मजदूर के नाम से
जानते हैं। और इस तरह से आपको ये इकोनॉमिक्स एक चैप्टर समाप्त हो गया है। एक चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ गए? इसमें जो है आप एक लाए जी इकोनॉमिक्स का किताब लाए थे? मैंने नोट्स वाली खाई है ना। इकोनॉमिक्स की किताब कोई लाए है? नहीं लाए हैं? ठीक है को हाँ देखो। मेरे पास नहीं है। अरे ये उससे चलिए देखिए, इसमें देखिए आपको हम देखो बच्चों, यहाँ हम आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ भी समझा दिए थे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। हमको पढ़ना क्या है? तो सर हमको पढ़ना है अर्थव्यवस्था। उसमें किसका अर्थव्यवस्था? तो भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी हम बात करेंगे। इसमें हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम बता ही दिए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बता दिए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था हम बता दिए थे बच्चों। हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। बहुत अच्छी बात। वाह वाह। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बताए थे जॉन मिनार्ड किंग। बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम आपको अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र के लिए बताए थे, तो प्राथमिक क्षेत्र बताए थे। प्राथमिक क्षेत्र में लोग किससे जुड़े हैं? प्रकृति से, मतलब कृषि से। द्वितीय क्षेत्र बताए कि तृतीय क्षेत्र बताएं। उसके बाद हम आगे खींच अरे तेरा है ना। उसके बाद यहाँ देखिए कि एक आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ाना था, मानव विकास सूचकांक थोड़ा सा पढ़ाना है। और इसमें पूंजीवादी तकनीकी हम बता ही दिए, आर्थिक कारण, प्राकृतिक पूंजी निर्माण, इसे बता दिए हम आपको। बिहार की स्थिति, बिहार की संभावना, इसमें कुछ विशेष दिया है, आप एनसीईआरटी लाइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है। इसमें देखो भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऐसे तो श्रीलंका की है नहीं, लेकिन फिलहाल की बात किया जाए तो उसमें आप एनसीईआरटी किताब लेगा, उससे हम आपको बता देंगे, एक एक बात को बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अभी आपको हम लिखवाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को बंद किया जाए। तब हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में नालायकों।